ओके, सो लास्ट टाइम हमने स्टडी किया था कि होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन अब उसकी इक्वेशन क्या थी? उसकी इक्वेशन थी हमारे पास एफ ऑफ डी ऑफ वाई इक्वल्स टू 0। अब जब तक यहाँ पर 0 होगा तब तक हमारे पास इक्वेशन होमोजीनियस रहेगी। अब अगर इस 0 को हम हटा दें, मीन्स कि मैं इस 0 की जगह अब लगा दूं g ऑफ x एक फंक्शन हो जाए, यहाँ पर कोई फंक्शन आ जाए, तो ये मेरे पास बन जाएगा नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। अब जब हम नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास टू टाइप्स के सॉल्यूशंस आएंगे। नंबर वन, होमोजीनियस के लिए जो आता है वो है कॉम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन। एंड नंबर सेकंड सॉल्यूशन जो आता है, जो कि हम इसी इक्वेशन की मदद से सॉल्व करेंगे, वो होता है हमारे पास पार्टिकुलर सॉल्यूशन। तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास अब इसके डिफरेंट केसेस हैं। उन केसेस को हम देखेंगे और उन केसेस की मदद से पहले उन केसेस को समझते हैं, फिर उनकी मदद से कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। अब देखना, अभी हमने याद किस चीज को रखना है? हमने इक्वेशन को याद रखना है एफ ऑफ डी ऑफ वाई इक्वल्स टू जी ऑफ एक्स। हमने सिर्फ इस चीज को याद रखना है। अब अगर मैं इस y को इधर ही रहने दूं और f ऑफ d को उस साइड पे डिवाइड कर दूं, यहाँ आकर f ऑफ d डिवाइड हो जाएगा, तो ये वो जनरल इक्वेशन है कि जिसकी मदद से हम पर्टिकुलर सॉल्यूशन को सॉल्व करेंगे, और इसको हम y ऑफ p कह देंगे, क्योंकि अब हम सॉल्यूशन y ऑफ p मींस पर्टिकुलर सॉल्यूशन को सॉल्व कर रहे हैं। अब आ जाते हैं केस वन पर। केस वन क्या कहता है? इसको इधर ही रहने दें। केस वन, कहता है कि अगर हमारा g ऑफ x, ये जो g ऑफ x है इसकी बात कर रहे हैं, अगर हमारा g ऑफ x इक्वल्स होगा e की पावर a ऑफ x के, देन क्या होगा कि हमारा y ऑफ p इक्वल्स हो जाएगा, तो यहाँ g ऑफ x की जगह e की पावर a x पुट कर देंगे, e की पावर a x लिखेंगे, एंड देन डिवाइडेड बाय f ऑफ d एज इट इज। नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा? यहाँ जो x के साथ a लिखा हुआ है, इस a को अपने फंक्शन ऑफ d में पुट कर देंगे। सो e की पावर a x इक्वल डिवाइडेड बाय f ऑफ a। तो इसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास जो आंसर आएगा दैट विल बी आवर पर्टिकुलर सॉल्यूशन और पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो ये वो चीज होगी। यहाँ पर a क्या चीज है? यहाँ पर जो a है वो है 1 2 3, कुछ भी हो सकता है, मीन्स एनीथिंग यू कैन इमेजिन। तो यहाँ आप उसे लगा सकते हैं। इसके बाद हमारे पास आ जाता है केस नंबर 2। अब केस नंबर 2 क्या है? केस नंबर 2 कहता है कि अब अगर हमारा g ऑफ x, इक्वल हो साइन ऑफ x के, साइन ऑफ ax। यहाँ a जो है वो कुछ भी हो सकती है, कोई भी वैल्यू हो सकती है, मीन्स 1 2 3 4 5 6 कुछ भी हो सकती है। नंबर सेकंड, अगर हमारा g ऑफ x इक्वल होगा cos ऑफ x के, cos ऑफ a x के, देन क्या कंडीशंस हैं? तो सिंपल है, हम अपने जनरल इक्वेशन को सामने रखेंगे, y ऑफ p इज इक्वल्स टू g ऑफ x डिवाइड्स f ऑफ d। तो हम यहाँ g ऑफ x की जगह, अगर g ऑफ x साइन ऑफ a x है तो g ऑफ x की जगह लगा देंगे
सिंपल साइन ऑफ ax डिवाइडेड बाय f ऑफ d। और अगर हमारा g ऑफ x अगर cos ऑफ ax है तो हम लगा देंगे y ऑफ p इक्वल्स टू cos ऑफ ax डिवाइडेड बाय f ऑफ d। अब यहाँ पर एक रूल यूज होता है जिसे हम कहते हैं डिमॉर्विस थ्योरम। अब डिमॉर्विस थ्योरम क्या कहता है, अगर e की पावर आयोटा x है, e की पावर आयोटा x है। अब मैं बहुत ही सिंपलीफाइड, अच्छा मैं इसकी जनरल फॉर्म ले लेता हूँ। इसकी जनरल फॉर्म ये है कि अगर e की पावर आयोटा ax है, a कोई भी रियल नंबर है, इक्वल्स टू आ जाएगा cos ऑफ ax प्लस आयोटा साइन ऑफ ax। लेट सपोज कि मैं इसकी एक एग्जांपल ले लूं कि e की पावर आयोटा 2x आ जाए, तो इट्स मीन इसका मतलब ये होगा cos ऑफ 2x प्लस आयोटा साइन ऑफ 2x। तो इसका ये मतलब होगा। इसी तरह अगर यहाँ पर 1 होगा, दिस मीन्स cos ऑफ x प्लस आयोटा साइन ऑफ x होगा, सिंपल। तो यहाँ पर वो 2 नहीं लगेगा, ये बात। अब यहाँ देखें तो कम्प्लेक्स नंबर को अगर हम देखें c, जो कि कम्प्लेक्स नंबर होता है, उसको हम लिखते हैं a प्लस b आयोटा। तो ये जो कम्प्लेक्स का ये वाला पार्ट है, ये एक्चुअल में रियल पार्ट है, एंड ये वाला जो पार्ट है ये हमारे पास है इमेजिनरी पार्ट। सो दिस मीन्स अगर e की पावर आयोटा ax एक कम्प्लेक्स नंबर है, तो उसका ये वाला जो पार्ट है ये रियल है, एंड देन ये वाला जो पार्ट है ये इमेजिनरी है। तो हम क्या करेंगे, तो हम अपने सॉल्यूशन में लिख सकते हैं कि ये जो है साइन ऑफ ax की जगह क्या मैं लिख सकता हूँ कि y ऑफ p जो होगा वो इक्वल होगा imaginary part of e की पावर iota ax divided by f of d। तो सिंपल होगी ये बात। इसी तरह cos ऑफ ax को देखें तो ये कौन सा पार्ट है, रियल पार्ट है इस e की पावर ax का। तो मैं इसे लिखूंगा y ऑफ p equals to रियल पार्ट ऑफ e की पावर iota ax divided by f of d। तो ये इसका आ गया सेकंड केस। इवन अब इसके बाद आगे देखें तो जो इसका थर्ड केस है, वो केस नंबर 3 क्या कहता है, केस नंबर 3 है कि अगर हमारा g ऑफ x, इफ आवर g ऑफ x इक्वल्स टू पॉलिनोमियल, अगर हमारा ये पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल मींस पॉली मीन मैनी, नोमियल मींस टर्म्स के बहुत सारी टर्म्स जो है वो अगर g ऑफ x में आ जाए, तो लेट्स सपोज के हमारा y ऑफ p फिर क्या होगा, g ऑफ x की जगह क्या आ जाएगा, पॉलिनोमियल, वर्ड स्पेलिंग सॉरी, अच्छा पॉलिनोमियल डिवाइडेड बाय एफ ऑफ डी आ जाएगा। अब मैं एफ ऑफ डी को क्या करूँगा, ऊपर ले जाऊँगा। तो एफ ऑफ डी को मैं जैसे ऊपर लेकर जाऊँगा तो इसकी पावर यहाँ पर +1 थी, यहाँ पर क्या आ जाएगी -1, एंड दिस इज अवर पॉलिनोमियल। इसका बाद नेक्स्ट स्टेप मेरा ये होगा, मैं इसको एक्सटेंड कर दूंगा बाय बाइनोमियल सीरीज। तो इसको जब मैं बाइनोमियल सीरीज से एक्सटेंड करूंगा तो इसके मेरे पास सॉल्यूशंस आ जाएंगे। तो देखें, अब बाइनोमियल सीरीज का मैं जनरल ओवरव्यू दे देता हूँ कि बाइनोमियल सीरीज कैसे एक्सटेंड करते हैं। लेट्स सपोज कि मैं बहुत ही सिंपल फॉर्म इसकी लेता हूँ, 1 प्लस ए की पावर में n ले लो। बाइनोमियल सीरीज में हमेशा ये वाली जो टर्म होती है ये इसको 1 रखना पड़ता है, बेशक अगर यहाँ 1 नहीं है तो यहाँ इसको 1 बनाना पड़ेगा, कॉमन लेकर यहाँ पर 1 बनाते हैं अक्सर। तो देखें
बाइनोमियल सीरीज में जो पहली टर्म है वो तो 1 ही रहती है, देन पावर मल्टीप्लाई बाय दिस नंबर, सो पावर मींस n मल्टीप्लाई हो जाएगा a के साथ। नेक्स्ट टर्म क्या होगी, पावर से 1 माइनस कर देंगे, n देखो, फिर n माइनस 1 लिख दिया, एंड देन डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, एंड देन इस a की पावर में 2 आ जाएगा। अब देखना नेक्स्ट टर्म क्या होगी, n इंटू n माइनस 1, n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल इंटू a की पावर में 3। तो ये इस तरह ये चूंकि ये सीरीज है तो ये कभी ख़त्म नहीं होती, और इसकी टर्म्स जितनी आप फाइंड कर सकते हैं तो इस फार्मूले के थ्रू कर सकते हैं। अब इसके बाद कुछ रिमार्क्स हैं या कुछ पॉइंट्स हैं, तो वो देख लें। अगर हमारे पास y ऑफ p था इक्वल्स टू था g ऑफ x डिवाइडेड बाय f ऑफ t। कुछ रिमार्क्स ये कहते हैं जो कि तीनों केसेस में अप्लाई होते हैं, केस 1, केस 2 एंड केस 3 में, तीनों में जो हमने पढ़े उन तीनों में ये अप्लाई होते हैं। नंबर वन ये है कि अगर d अपेयर हो जाए न्यूमिनेटर में, अगर हमारा d जो है ये वाला d वो अपेयर हो जाए इन न्यूमिनेटर, तो कभी कभार सॉल्व करते हुए d जो है वो न्यूमिनेटर में आ जाता है। तो जब न्यूमिनेटर क्या होता है, हमारे पास अपर पार्ट ऑफ डिवीजन या फ्रैक्शन का जो अपर पार्ट होता है वो हमारे पास होता है न्यूमिनेटर। लेट्स सपोज ये है हमारा न्यूमिनेटर और ये होता है हमारा डिनोमिनेटर। तो अगर इस न्यूमिनेटर में हमारे पास d आ जाए तो हम क्या करेंगे, वी विल यूज डेरिवेटिव, हम डेरिवेट करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। सो हम क्या करेंगे, डेरिवेटिव यूज करेंगे ताकि उस d को ख़त्म कर सकें। अगर d, ये तो फर्स्ट पार्ट था। नंबर सेकंड रिमार्क्स ये है कि अगर d अपेयर हो जाए इन डिनोमिनेटर, कि ये अगर हमारा न्यूमिनेटर है और ये हमारा डिनोमिनेटर है, तो यहाँ डिनोमिनेटर में हमारे पास d अपेयर हो जाए, मीन सॉल्व करते करते हमारे पास यहाँ पर एक d रह जाए, तो हम क्या करेंगे, हम यूज करेंगे इंटीग्रेशन। अच्छा, एंड नंबर लास्ट पार्ट जो है जो कि इम्पोर्टेंट है, नंबर थर्ड पार्ट, वो ये कहता है कि अगर हमारे पास e की पावर ax डिवाइडेड बाय f ऑफ a, ये फर्स्ट केस था जिसको हम सॉल्व कर रहे थे। अगर इस केस में जो a मैंने अपने f ऑफ d में पुट किया है, यहाँ हमारे पास क्या होता है, f ऑफ a होता है, एक्चुअल में f ऑफ d होता है, लेकिन हम d की जगह जब a पुट करेंगे, अगर मेरा f ऑफ a 0 आ जाए तो मैं क्या करूँगा, तो मैं ये करूँगा कि न्यूमिनेटर को मैं x से मल्टीप्लाई कर दूंगा, मल्टीप्लाइंग x बाय न्यूमिनेटर, और जो नीचे वाली डिनोमिनेटर है उसका मैं डेरिवेटिव ले लूँगा, तो इसका मैं डेरिवेटिव ले लूँगा। तो इसका थर्ड पार्ट ये है कि अगर मेरा f ऑफ a सॉल्व करते हुए जब मैं e की पावर a x की में a की वैल्यू f ऑफ d में पुट करूंगा और मेरा f ऑफ a 0 आ जाए, तो मैं करूंगा कि x को ऊपर मल्टीप्लाई कर दूंगा न्यूमिनेटर में, और नीचे वाली टर्म का मैं फिर डेरिवेटिव ले लूंगा, तो तब जाके मेरे पास ये फिर 0 नहीं आएगा और हम इसे सॉल्व कर लेंगे। तो ये था आज के लेक्चर का मेन पॉइंट्स। तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं इसके कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करूंगा जिसमें ये तीनों केसेस जो हमने डिस्कस किए हैं इसको सॉल्व करने की और इनको समझाने की कोशिश करूंगा।